नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रदीप चौधरी और आज हम अपनी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये शायद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी है। ऐसी रॉबरी जिसमें इंडियन पुलिस को नासा की भी हेल्प लेनी पड़ी। ये कहानी है 8 अगस्त 2016 की। एक ट्रेन तमिलनाडु के सेलम से चेन्नई के लिए जाती है हर रोज़ शाम को 9 बजे। इस ट्रेन का नंबर है 11,064। ये लगभग 10 से 12 घंटे में सेलम से चेन्नई पहुंचती थी। उस दिन इस ट्रेन के साथ एक खास बात ये थी, वैसे ये एक पैसेंजर ट्रेन थी, लेकिन उस दिन इस ट्रेन के अंदर 2 बोगियों को रिजर्व किया गया था, बुक किया गया था हमारे देश की आरबीआई के द्वारा। और उस दिन सेलम से चेन्नई के लिए इस ट्रेन में लगभग 342 करोड़ रुपए की करेंसी जानी थी। अब ये जो 342 करोड़ रुपए थे ये लगभग 3 बैंकों के थे, एसबीआई, इंडियन बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। और इन पैसों को ले जाने के लिए लगभग लकड़ी के 224 बॉक्स बनाए गए थे जिनमें ये करेंसी बोगियों में रख के चेन्नई के लिए जानी थी। करेंसी की खास बात ये थी कि ये करेंसी 2005 से पहले के नोट थे और ये लगभग पुराने नोट थे, कटे फटे नोट थे। और ये करेंसी जानी थी चेन्नई के आरबीआई ब्रांच में, जहाँ पे करेंसी डिपॉजिट होती है और इसके बदले में वापस नई करेंसी देते हैं या इनको डिस्पोज करते हैं। वो एक बैंक का इंटरनल चैप्टर है। अब इस करेंसी के साथ जो ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं वो 18 होते हैं लगभग, और इसमें एक एसीपी रैंक के ऑफिसर होते हैं। बाकी 17 जो होते हैं वो आरपीएफ के जवान और पुलिस के जवान होते हैं। हथियारों से लैस थे। 2 बोगियों में इनकी ड्यूटी थी करेंसी के साथ जाने की। अब इनकी ड्यूटी लगती है करेंसी के साथ जाने के लिए, लेकिन होता क्या है कि जो ये बॉक्स थे 224 लकड़ी के, इनको एक बोगी में रख दिया जाता है और सारा जो ये ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं इनको एक अलग बोगी में भेजा जाता है। अब जो करेंसी जिस बोगी में थी उसको प्रॉपर डिपार्टमेंटल तरीके से सील कर दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है। अब ये ट्रेन रात के 9 बजे सेलम से निकलती है और इस ट्रेन की लगभग स्पीड होती है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की। और ट्रेन सेलम से चलने के बाद लगभग 2 घंटे बाद एक स्टेशन है, वहाँ पे पहुँचती है लगभग 140 किलोमीटर दूर। स्टेशन का नाम है विरुधाचलम। अब इसमें खास बात क्या थी कि जो ये सेलम से विरुधाचलम स्टेशन तक ट्रेन चलती है, ये पूरी ट्रेन डीजल के इंजन पे चलती है। इस रूट पे इलेक्ट्रिक वायरिंग नहीं थी। ये एक बहुत खास बात है इस स्टोरी की। अब ये ट्रेन अपने तय समय पे 11 बजे विरुधाचल स्टेशन पहुंचती है। अब होता क्या है कि ये डीजल पे चल के आई थी। अब विरुधाचलम जो स्टेशन है वहाँ पे इसको इलेक्ट्रिकल इंजन के साथ आगे बढ़ना था, तो जो इंजन चेंज करने में टाइम लगता है, लगभग 1 घंटे का टाइम ट्रेन ने लिया और ये विरुधाचल स्टेशन पे इंजन चेंज हुआ। उसके बाद ये ट्रेन 12 बजे वहाँ से आगे चलती है। अब ये ट्रेन मंगलवार 9 अगस्त सुबह 4 बजे इग्नोर रेलवे स्टेशन पहुँचती है जो तमिलनाडु में है, और बीच में भी छोटे मोटे स्टेशन थे। अब जब ट्रेन इग्नोर रेलवे स्टेशन पे सुबह 4 बजे पहुँचती है तो जो बराबर वाली बोगी में जवान थे, सुरक्षा गार्ड थे, उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि अब ट्रेन को चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया, एक बार लॉक खोल के बराबर बोगी को चेक कर लेते हैं, जो रूटीन चेकअप एक होता है। तो जब वो जवान लॉक खोल के बोगी के अंदर जाता है तो उसको एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है बोगी में, और वो अजीब सी चीज़ थी चांद की रोशनी। मतलब बंद बोगी के अंदर चांद की रोशनी उसको बोगी में आ रही थी नजर। मतलब ऊपर जब उसने देखा तो बोगी में एक होल था और उससे पूरी चांद की रोशनी बोगी में डायरेक्ट आ रही थी। और साथ में जो रेलवे लाइन पे इलेक्ट्रिकल पोल होते हैं,
खम्मा होता है, उस पे एक बल्ब लगा हुआ था, उस बल्ब की रोशनी भी बोगी से डायरेक्ट बल्ब भी दिखाई दे रहा था, उसकी रोशनी भी बोगी में आ रही थी। अब ये सब देख के वो ऑफिसर परेशान हो गया, घबरा गया। उसके बाद वो भाग के अपने स्टाफ के पास गया, उसने अपने सीनियर्स को सारी बात बताई। ये बात सुनकर सीनियर भी चौंक गए, वो फटाफट भागे, बोगी में उन्होंने जाके देखा, और जब उन्होंने बड़े ध्यान से देखा तो उनको समझ में आया कि होल इतना बड़ा है कि इसमें से एक आदमी बड़ी आसानी से बोगी में आ सकता है और निकल के जा सकता है। उसके बाद वो सब बॉक्सेस को चेक करते हैं, तो लगभग सभी बॉक्स ठीक थे, लेकिन उनको 5 ऐसे बॉक्स दिखे जो टूटे हुए थे। वो बॉक्स टूटे हुए थे, खुले हुए थे। तो जब ये करेंसी रखी गई थी तो हर बॉक्स का अंदाज़ा था कि किस बॉक्स में कितने पैसे हैं। तो उन्होंने जब 5 बॉक्स का अंदाज़ा लगाया तो उनमें करीबन 5 करोड़ 75 लाख रुपए थे। अब जब सब ऑफिसर्स के सामने ये चीज़ें आई तो वहाँ पे रेलवे पुलिस भी आई और आरबीआई के ऑफिसर्स भी वहाँ पे पहुँचे। तो सब परेशान थे कि ये हुआ कैसे। तो सब लोगों ने जब अपना मंथन किया तो इसमें 2 चीज़ें निकल के आई। एक ये कि लुटेरे जहाँ से ट्रेन चली, सेलम स्टेशन से, वहीं से ट्रेन में चढ़े और जो 2 घंटे का समय था वृद्धाचलम तक, जहाँ डीजल पे इंजन पे ट्रेन चल रही थी, वो लोग बोगी पे चढ़े। उन्होंने 2 घंटे में गैस कटर की मदद से बोगी काटी। एक आदमी अंदर आया, उसने पैसे लिए और वो ऊपर अपने साथियों के द्वारा निकाल के वहाँ से जब वृंदावन ट्रेन पहुँची वहाँ पे उतर के वो भाग गए, क्योंकि ये सब इतना इजी था उनके लिए करना, क्योंकि ये ट्रेन डीजल इंजन पे थी और वृंदाचलम 2 घंटे के बाद इलेक्ट्रिकल इंजन इस पे लगना था। तो जब इलेक्ट्रिकल इंजन पे ट्रेन चलती है तो बड़ा आसान नहीं होता बोगी के ऊपर चढ़ के ये सब करना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजन पे फिर थोड़ा डेंजर हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजन जब चलता है तो ऊपर वायर होती है और एज ही नहीं है उनके लिए फिर काटना। अब लूट तो हो चुकी, अब ट्रेन वहाँ से आगे बढ़ती है और चेन्नई, जहाँ इसको सुबह पहुँचना था, ये दोपहर को पहुँचती है। वहाँ पे आरबीआई ऑफिशियल्स बचे हुए बॉक्सेस को आरबीआई के खजाने में जमा कराते हैं और अब शुरू होता है जांच का सिलसिला। अब इसमें जो 18 जवान ट्रेन में थे, चेन्नई की लोकल पुलिस और आरबीआई के ऑफिशियल्स, ये सब मिलके जांच करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी या कुछ रिजल्ट आउटपुट नहीं था। तो ये मामला वहाँ की सीबीसीआईडी को सौंप दिया जाता है, मतलब क्राइम ब्रांच सीआईडी को। मामला सीबीसीआईडी के लिए भी बड़ा अजीब था, क्योंकि ना इसमें कोई क्ल्यू, ना किसी ने रॉबरी होते हुए देखा, ना किसी ने ट्रेन की बोगियों पर चढ़ते हुए देखा। तो होता क्या है कि धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है, टाइम निकलता है, हफ्ते, 10 दिन, महीने, 2 महीने, और इस तरह काफ़ी समय निकल जाता है और सीबीआई के हाथ भी खाली थे। तो अब इसमें से क्या था कि एक सीबीआई के ऑफिसर को एक आइडिया आता है और वो थोड़ा पुलिस की जो जांच चल रही थी उससे अलग सोचता है और वो कुछ आईटी के आदमी पकड़ता है। आईटी के बंदे के पास जाके वो बोलता है कि आप एक चीज़ देखो कि जो ये ट्रेन 8 अगस्त रात को 9 बजे सेलम से चली और ये वृंदाचलम तक पहुंची, तो इस रूट पे कितने मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे। अब होता क्या है कि जब वो डाटा निकाला गया तो उसमें सैकड़ों मोबाइल नंबर मिले। तो उसमें से हर नंबर की जांच करते 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 पुलिस वाले पहुंचे कि जो नंबर ऐसे थे जो तमिलनाडु के थे या जिनके इन रॉबरी से कोई मतलब नहीं था, उनको वो साइड करते गए। अब इसमें से 7 से 8 मोबाइल नंबर ऐसे मिले जो तमिलनाडु, विंध्याचलम या आसपास लोकल के नहीं थे, और वो सभी नंबर थे मध्य प्रदेश के। अब मेन बात क्या थी कि ये सभी नंबर सेलम से एक्टिव थे विंध्याचलम तक, और वहाँ के बाद ये नंबर एक्टिव नहीं थे उस रूट पे। तो पुलिस ने माना कि हो सकता है ये रॉबर हो। अब ये भी था, और एक दूसरी थ्योरी इसके साथ ये भी थी कि हो सकता है कोई फैमिली हो और ये सभी यहाँ घूमने आए हों,
साउथ में कहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो नंबर थे ये मध्य प्रदेश के एक ही जगह के थे। मध्य प्रदेश में मतलब एक गांव या एक जगह के प्रॉपर एक लोकेशन से थे। तो इसीलिए इसमें फैमिली का भी एक रोल जुड़ा कि हो सकता है कोई बड़ी फैमिली हो और साउथ में घूमने के लिए आई हो। अब होता क्या है कि पुलिस मध्य प्रदेश का दौरा करती है, लोकेशंस पे पहुंचती है। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो मिले, कुछ नहीं मिले। तो यहाँ पे पुलिस के हाथ कुछ खास लगा नहीं। तो पुलिस ने डिसाइड किया कि वो अब इस केस में नासा की हेल्प लेगी। उन्होंने नासा से बात की और उन्होंने उससे कहा कि जो एजेंसी है अपनी अमेरिका की, कि आपके अगर सेलम से विंध्याचल रूट पे 8 अगस्त रात को 9 बजे के बाद अगर आपकी किसी सैटेलाइट ने कोई पिक्चर कैप्चर की है तो वो हमें देने में मदद करें। अब नासा ने हेल्प करने के लिए एग्री हुई और उसने उस रूट पे अपना सर्च लगाया कि सैटेलाइट से कुछ पिक्चर उनके पास हो। तो उनको लगभग पिक्चरें मिली और उसमें जो नासा के पास पिक्चर थी सैटेलाइट की, उसमें तकरीबन 11 लोग दिख रहे थे। अब जो 11 लोग दिख रहे थे, इधर पुलिस के पास कुछ मोबाइल नंबर भी थे। तो उनको जब ज़ीरो इन किया, सबको मिलाया आपस में, तो कुछ लोग पुलिस के हाथ लगे और पुलिस ने उनको उठा। तो वो सभी लोग पकड़े गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो CBCID की थी उसकी जो हेल्प नासा से हुई और मोबाइल की लोकेशन ट्रैकिंग से हुई, इन दोनों चीज़ों ने कहीं ना कहीं हेल्प करके पुलिस को मुजरम तक पहुंचाया और वो सभी पकड़े गए। तो यहाँ पे एक हिंदुस्तान के अंदर ऐसा पहला केस था जिसमें नासा की हेल्प ली गई और ये देश की कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बैंक रॉबरी भी थी। दोस्तों, ये है कहानी, यहाँ पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं और आप आगे इनको सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।